हिंदी की कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए भारतीय लेखिका कुर्तुल एन हैदर की लिखी हुई कहानी पतझड़ की आवाज़। कुर्तुल एन हैदर भारतीय उर्दू लेखिका थीं जिन्हें प्यार से सब एनी कहते थे। उनकी कहानी पतझड़ की आवाज़ का अनुवाद किया है श्री शंभू यादव जी ने। तो शुरू करते हैं कहानी पतझड़ की आवाज़। सुबह मैं गली के दरवाजे में खड़ी सब्जी वाले से गोभी की कीमत पर झगड़ रही थी। ऊपर रसोई घर में दाल चावल उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। नौकर सौदा लेने के लिए बाजार जा चुका था। गुसल खाने में वकार साहब बेसिन के ऊपर लगे हुए धुंधले से शीशे में अपना मुंह देखते हुए गुनगुना रहे थे और शेव करते जाते थे। मैं सब्जी वाले के साथ बहस करने के साथ साथ सोचने में व्यस्त थी कि रात के खाने के लिए क्या क्या बना लिया जाए। इतने में सामने एक कार आकर रुकी। एक लड़की ने खिड़की में से झांका और दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर आई। मैं पैसे गिन रही थी इसलिए मैंने उसे न देखा। वो एक कदम आगे बढ़ी। अब मैंने सिर उठाकर उस पर नज़र डाली। अरे तुम, उसने हक्की बक्की होकर कहा और ठिठक कर रह गई। ऐसा लगा जैसे वो मुद्दतों से मुझे मरी हुई सोचे बैठी है और अब मेरा भूत उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए जो डर मैंने देखा उसकी याद ने मुझे बावला सा कर दिया है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये लड़की, इसकी नाम तक मुझे याद नहीं और इस समय मैंने झेप के मारे उससे पूछा भी नहीं, वरना वो कितना बुरा मानती। मेरे साथ दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ती थी। ये 20 साल पहले की बात है। मैं उस समय यही कोई 17 वर्ष की रही होंगी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि अपनी उम्र से कहीं बड़ी लगती थी और मेरे सौंदर्य की धूम मचनी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली का रिवाज था कि लड़के वालियाँ स्कूल स्कूल घूमकर लड़कियाँ पसंद करती फिरती थीं और जो लड़की पसंद आती थी उसके घर रुक्का भिजवा दिया जाता था। उन्हीं दिनों मुझे ये ज्ञात हुआ कि स्कूल डे के उत्सव के दिन देखकर इस लड़की की माँ, मौसी आदि ने मुझे पसंद कर लिया है और अब वे मुझे बहू बनाने पर तुली हुई हैं। ये लोग नूरजहाँ रोड पर रहते थे और लड़का हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 200-150 रुपये मासिक पर नौकर नियुक्त हुआ था। चुनांचे रुक्का मेरे घर भिजवाया गया। लेकिन मेरी अम्मा जान मेरे लिए बड़े बड़े सपने देख रही थीं। मेरे अब्बा दिल्ली से बाहर मेरठ में रहते थे और अभी मेरे विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, इसलिए वो प्रस्ताव एकदम अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद ये लड़की कुछ दिन तक मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ी, फिर इसकी शादी हो गई और ये कॉलेज छोड़कर चली गई। आज बहुत दिनों बाद मॉल रोड के पिछवाड़े इस गली में मेरी उससे भेंट हुई। मैंने उससे कहा, ऊपर आओ, चाय वाय पियो, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। लेकिन उसने कहा, मैं जल्दी में किसी ससुराली रिश्तेदार का मकान ढूंढती हुई इस गली में आ निकली थी। इंशाअल्लाह मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगी। इसके बाद उसने वहीं खड़े खड़े जल्दी जल्दी एक एक करके सारी पुरानी सहेलियों के किस्से सुनाए। कौन कहाँ है, क्या कर रही है। सलमा अमुक ब्रिगेडियर की पत्नी है, 4 बच्चे हैं, पर खुदा का पति फॉरेन सर्विस मतलब विदेश मंत्रालय में है। उसकी बड़ी लड़की लंदन में पढ़ रही है। रेहाना अमुक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सईदा अमेरिका से ढेरों डिग्रियाँ ले आई है और कराची में किसी ऊंचे पद पर विराजमान है। कॉलेज की हिंदू सहेलियों के बारे में भी उसे पता था कि प्रभा का पति इंडियन नेवी में कमांडर है, वो बम्बई में रहती है। सरला ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर है और दक्षिण भारत में कहीं है। लोतिका बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार बन चुकी है और नई दिल्ली में उसका स्टूडियो है, आदि आदि। वो ये बातें कर रही थी लेकिन उसकी आंखों के डर को मैं भूल न सकी। उसने कहा, मैं, सईदा, रेहाना आज जब भी कराची में इकट्ठा होती हैं तो तुम्हें बराबर याद करती हैं। सचमुच? मैंने खोखली हंसी हंसकर पूछा। मुझे पता था मुझे किन शब्दों में याद किया जाता होगा। पिछल परछाइयाँ। अरे क्या वे लोग मेरी सहेलियाँ थीं? स्त्रियाँ वास्तव में एक दूसरे के संबंध में चुड़ैलें होती हैं, कुटनियाँ, उल्टाएँ। उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि यहाँ अंधेरी गली में इस खंडहर जैसे मकान में क्या कर रही हूँ। उसे पता था। स्त्रियों की इंटेलिजेंस सर्विस इतनी तेज होती है कि खुफिया विभाग का विशेषज्ञ भी उसके आगे पानी भरे। और फिर मेरी कहानी तो इतनी दुख भरी है। मेरी दशा कोई उल्लेखनीय नहीं है। गुमनाम हस्ती हूँ, इसलिए किसी को मेरी चिंता नहीं है। स्वयं मुझे भी अपनी चिंता नहीं। मैं तनवीर फातिमा हूँ। मेरे माँ बाप मेरठ के रहने वाले थे। वे साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ बड़ा कड़ा पर्दा किया जाता था। स्वयं मेरा अपने चचाजाद
और फुफेरे भाइयों से पर्दा था। मैं असीम लाड़ प्यार में पली चहेती लड़की थी। जब मैंने स्कूल में बहुत से वजीफ़े ले लिए तो मैट्रिक करने के लिए विशेष रूप से मुझे क्वीन मेरी स्कूल में दाखिल कराया गया। इंटर के लिए अलीगढ़ भेज दी गई। अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज के दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। क्या स्वप्न भरे मदमाते दिन थे। मैं भावुक नहीं, लेकिन अब भी जब कॉलेज का सहन, लॉन, घास के ऊंचे पौधे, पेड़ों पर झुकी बारिश, नुमाइश के मैदान में घूमते हुए काले बुर्कों के परे हॉस्टल के सकरे सकरे बरामदों, छोटे छोटे कमरों का वो कठोर वातावरण याद आता है तो जी डूब सा जाता है। एमएससी के लिए फिर दिल्ली आ गई। यहाँ कॉलेज में मेरे साथ यही लड़कियाँ पढ़ती थीं, सईदा, रेहाना, प्रभा, फलानी, ढिमाकी। मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं आईं। मुझे दुनिया में अधिकतर लोग पसंद नहीं आए। अधिकतर लोग व्यर्थी समय नष्ट करने वाले हैं। मैं बहुत दम्भी थी। सौंदर्य ऐसी चीज़ है कि आदमी का दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। फिर मैं तो लाखों में एक थी। शीशे का एक झलकता हुआ रंग, लालिमा लिए हुए सुनहरे बाल, एकदम हष्ट पुष्ट, बनारसी साड़ी पहन लूँ तो बिल्कुल कहीं की महारानी लगती थी। वे विश्व युद्ध के दिन थे या शायद युद्ध इसी साल खत्म हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बहरहाल दिल्ली पर बाहर आई हुई थी। करोड़पति कारोबारियों और भारत सरकार के बड़े बड़े अफसरों की लड़कियां हिंदू, सिख, मुसलमान लंबी लंबी मोटरों में उड़ी उड़ी फिरती। नित नई पार्टियां, उत्सव, हंगामे। आज इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ड्रामा है, कल मिरिंडा हाउस में, परसों लेडी इवेंट कॉलेज में संगीत सभा है। लेडी हार्डिंग और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जेम्स बोर्ड क्लब, रोशन आरा, अमीरिल जिमखाना। मतलब ये कि हर ओर अलिफ लैला के बाल बिखरे पड़े थे। हर स्थान पर नौजवान फौजी अफसरों और सिविल सर्विस के अविवाहित पदाधिकारियों के ठठ डोलते दिखाई देते। एक हंगामा था। प्रभा और सरला के साथ एक दिन दिलजीत कौर के यहाँ, जो एक करोड़पति सिख कॉन्ट्रैक्टर की लड़की थी, किंग एडवर्ड रोड की एक शानदार कोठी में गार्डन पार्टी में निमंत्रित थी। यहाँ मेरी भेंट मेजर खुशवक्त सिंह से हुई। वो झांसी की तरफ का चौहान राजपूत था। लंबा तगड़ा काला भुजंग, लंबी लंबी ऊपर को मुड़ी हुई नुकीली मूछें, बेहद चमकते और खूबसूरत दांत। हंसता तो बहुत अच्छा लगता। गालिब का उपासक था। बात बात में शेर पढ़ना, कहकहे लगाना और झुक झुक कर बहुत ही सभ्यतापूर्वक सबसे बातें करना। उसने हम सबको दूसरे दिन सिनेमा चलने का निमंत्रण दिया। सरला, प्रभा एक ही बददिमाग लड़कियां थीं और अच्छी खासी रूढ़िवादी थीं। वे लड़कों के साथ बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाती थीं। खुशवक्त सिंह दिलजीत के भाई का मित्र था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या उत्तर दूं कि इतने में सरला ने चुपके से कहा, खुशवक्त के साथ हरगिज सिनेमा न जाना, बड़ा लोफर लड़का है। मैं चुप हो गई। इन दिनों नई दिल्ली के दो एक आवारा लड़कियों के किस्से बहुत मशहूर हो रहे थे और मैं सोच सोच कर ही डरा करती थी। शरीफ खानदानों की लड़कियां अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर किस तरह लोगों के साथ रंगरेलियां मनाती हैं। हॉस्टल से प्रायः इस प्रकार की लड़कियों के संबंध में अटकलें लगाया करती। वे बहुत ही अजीब और रहस्यमयी हस्तियां मालूम होती। यद्यपि देखने में वे भी हमारी ही तरह की लड़कियां थीं, साड़ियाँ सलवारें पहने, बाकी सुंदर और पढ़ी लिखी। लोग बदनाम करते हैं जी, सईदा दिमाग पर बड़ा जोर डालकर कहती। अब ऐसा भी क्या है? वास्तव में हमारी सोसाइटी ही अभी इस योग्य नहीं हुई है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने में समो सके, सरला कहती। होता यह है कि लड़कियां संतुलन भावना को खो बैठती हैं, रेहाना अपना मत प्रकट करती। जो भी हो, किसी भी तरह विश्वास नहीं होता कि हमारी जैसी हमारे ही साथ की कुछ लड़कियां ऐसी वैसी भयानक करतूतें किस तरह करती हैं। दूसरी शाम को मैं लेबोरेटरी की ओर जा रही थी कि निकलसन मेमोरियल के पास एक किरमिची रंग की लंबी सी कार धीरे से रुक गई। उसमें से खुशवक्त सिंह ने झांका और अंधेरे में उसके खूबसूरत दांत झिलमिलाए। अजी देवी जी, यूँ कहिए कि आप अपना कल वाला अपॉइंटमेंट भूल गईं? जी, मैंने हड़बड़ा कर कहा। हुजूरे आला, चलिए मेरे साथ फ़ौरन। ये शाम का वक्त लेबोरेटरी में घुसकर बैठने का नहीं है। इतना पढ़कर क्या कीजिएगा? मैंने बिल्कुल यूं ही अपने चारों ओर देखा और कार में दुबक कर बैठ गई। हमने कनॉट प्लेस जाकर एक अंग्रेजी फिल्म देखी, उसके अगले दिन भी। इसके बाद मैंने एक हफ्ते तक उसके साथ खूब सैर की। वो मेंडेंस में ठहरा हुआ था। उस सप्ताह के अंत तक मैं मेजर खुशवक्त सिंह की श्रीमती बन चुकी थी। मैं साहित्यिक नहीं हूँ। मैंने चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी या उर्दू कवियों का अध्ययन नहीं किया। साहित्य पढ़ना मेरे विचार से समय बर्बाद करना है।
15 वर्ष की आयु से विज्ञान ही मेरा ओढ़ना बिछौना रहा है। मैं नहीं जानती कि आध्यात्मिक कल्पनाएं क्या होती हैं और रहस्यवाद का क्या अर्थ है। काव्य और दर्शन के लिए मेरे पास न तब समय था और न अब है। मैं बड़े बड़े उलझे हुए, अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकती। बहरहाल 15 दिन के अंदर अंदर ये घटना भी कॉलेज में सबको मालूम हो गई थी। लेकिन मुझ में अपने अंदर हमेशा से एक विचित्र सा आत्मविश्वास था। मैंने चिंता नहीं की। पहले भी मैं लोगों से बोलचाल बहुत कम रखती थी। सरला वगैरह का गुट अब मुझे ऐसी निगाहों से देखता जैसे मैं मंगल ग्रह से उतर के आई हूँ। मेरे सिर पर सींग हैं। डाइनिंग हॉल में मेरे बाहर जाने के बाद घंटों मेरे किस्से दोहराए जाते। अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के जरिए मेरे और खुशवक्त के बारे में उनको पल पल की खबर रहती। हम लोग शाम को कहाँ गए, रात को नई दिल्ली के कौन से बॉल रूम में नाचे। खुशवक्त मार्के का डांसर था। उसने मुझे नाचना भी सिखा दिया था। खुशवक्त ने मुझे कौन कौन से तोहफे कौन कौन सी दुकान से खरीद कर दिए। खुशवक्त सिंह मुझे मानता बहुत था। मुझसे इतना प्यार करता था जितना आज तक दुनिया में किसी भी पुरुष ने किसी भी स्त्री से ना किया होगा। कई महीने बीत गए। मेरी एमएससी प्रीवियस की परीक्षा सिर पर आ गई और मैं पढ़ने में जुट गई। परीक्षाएं होने के बाद उसने कहा, जाने मन दिलरुबा, चलो किसी खामोश से पहाड़ पर चलें। सोलन, डलहौजी, लैंसडाउन। मैं कुछ दिन के लिए मेरठ गई और अब्बा से यह कहकर कि दिल्ली वापस आ गई कि अंतिम वर्ष के लिए बेहद पढ़ाई करनी है। यहाँ बता दूँ, अम्मा जान का जब मैं 3rd ईयर में थी स्वर्गवास हो गया था। उत्तर भारत के पहाड़ी स्थानों पर बहुत से परिचितों के मिलने की संभावना थी, इसलिए हम सुदूर दक्षिण में ऊटी चले गए। वहाँ महीना भर रहे। खुशवक्त की छुट्टियाँ खत्म हो गईं तो दिल्ली वापस आकर तिमारपुर के गांव में टिक गए। कॉलेज खुलने से 1 हफ्ता पहले मेरी और खुशवक्त की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया और मेरी बाहों और पिंडलियों पर नील पड़ गए। लड़ाई का कारण उसकी वो मुर्दार ईसाई मंगेतर थी जो न जाने कहाँ से टपक पड़ी थी और सारे शहर में मेरे खिलाफ जहर उगलती फिर रही थी। अगर उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाती। वो 420 लड़की महायुद्ध के दिनों में फौज में थी और खुशवक्त को बर्मा के मोर्चे पर मिली थी। खुशवक्त ने न जाने किस तरह उसे उसके साथ शादी करने का वचन दे दिया था, पर मुझसे मिलने के बाद वो अब उसकी अंगूठी वापस करने पर तुला बैठा था। उस रात तिमारपुर के उस सुनसान बंगले में उसने मेरे हाथ जोड़े और रो रो कर मुझसे कहा कि मैं उससे विवाह कर लूं, अन्यथा वो मर जाएगा। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, क़यामत तक नहीं। मैं शरीफ घराने की सैयदजादी हूँ। भला मैं उस काले तंबाकू के पिंडे हिंदू जाति के आदमी से शादी करके खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगाती? मैं तो सुंदर और रूपवान किसी बहुत ऊंचे मुसलमान घराने के कुलदीप के स्वप्न देख रही थी, जो एक दिन देर सवेर बारात लेकर मुझे ब्याहने आएगा। हमारा आरसी मुसाहिफ होगा। मैं ठाट बाट से मायके से विदा होकर उसके घर जाऊंगी। छोटी ननदें दरवाजे पर देहली रोक कर अपने भाई से नेक के लिए झगड़ेंगी। मिरासनें ढोलक लिए खड़ी होंगी। क्या क्या कुछ होगा। मैंने क्या हिंदू मुस्लिम शादियों का परिणाम देखा नहीं था? कईयों ने प्रगतिवाद या प्यार की भावना के जोश में हिंदुओं से शादियां रचाईं और साल भर बाद जूतियों में दाल बटी। बच्चों का भविष्य बिगड़ा। वो अलगन इधर के रहे ना उधर के। मेरे इनकार करने पर खुशवक्त ने जूतों लातों से मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया और तीसरे दिन उस डायन काली बला कैथरीन धर्मदास के साथ आगरे चला गया, जहाँ उस कमीनी लड़की से सिविल मैरिज कर ली। जब मैं नई टर्म शुरू होने पर हॉस्टल पहुंची तो इस हुलिये से कि मेरे सिर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। अब्बा को मैंने लिख भेजा कि लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि एक खतरनाक एसिड भग से उड़ा और उससे मेरा मुंह थोड़ा सा जल गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। लड़कियों को तो पहले ही सारा किस्सा मालूम था, इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से मेरी खैर खबर न पहुंची। इतने बड़े स्कैंडल के बाद मुझे हॉस्टल में रहने की अनुमति न दी जाती, लेकिन हॉस्टल की वार्डन खुशवक्त सिंह की गहरी दोस्त थी, इसलिए सब खामोश रहे। इसके अतिरिक्त किसी के पास किसी प्रकार का प्रमाण भी न था। कॉलेज की लड़कियों को लोग यूं ही खामख्वाह बदनाम करने पर तुले रहते हैं। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जैसे कल की ही बात हो। सुबह के 11 बजे होंगे। रेलवे स्टेशन से लड़कियों के तांगे आकर फाटक में घुस रहे थे। हॉस्टल के लॉन पर बरगद के पेड़ के नीचे लड़कियां अपना अपना सामान उतरवा कर रखवा रही थीं। बड़ी चिल्पों मचा रखी थी। जिस समय मैं अपने तांगे से उतरी वह मेरा ढाठे से बंधा हुआ सफ़ेद चेहरा देखकर इतनी आश्चर्यचकित हुई जैसे सबको सांप सूख गया हो।
मैंने अपना सामान चौकीदार के सिर पर रखवाया और अपने कमरे की ओर चली गई। दोपहर को जब मैं खाने की मेज पर आकर बैठी तो उन उल्टाओं ने मुझसे इस ढंग से औपचारिक बातें शुरू की जिनसे भली भांति प्रकट हो जाए कि मेरी इस दुर्घटना का वास्तविक कारण उन्हें पता है और मुझे अपमानित होने से बचाने के लिए उसकी चर्चा ही नहीं कर रही हैं। उनमें से एक ने, जो उस चंडाल चौकड़ी का केंद्र और उन सबकी उस्ताद थी, रात को खाने की मेज पर निर्णय दिया कि मैं एक कामी स्त्री हूँ। मेरी जासूसों द्वारा ये सूचना तुरंत ऊपर मेरे पास पहुँच गई, जहाँ मैं उस समय अपने कमरे की खिड़की के पास टेबल लैंप लगाए पढ़ाई में व्यस्त थी। और इस तरह की बातें तो अब आम थीं कि बेपर्दगी और आज़ादी खतरनाक है और ऊंची शिक्षा बदनाम है, आदि आदि। मैं अपनी सीमा तक 100% इन बातों से सहमत थी। मैं स्वयं सोचती थी कि कुछ अच्छी खासी भली चंगी उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां आवारा क्यों हो जाती हैं। एक विचारधारा थी कि वही लड़कियां आवारा होती हैं जिनके पास सूझबूझ बहुत कम होती है। मानव मस्तिष्क कभी भी अपनी बर्बादी की ओर जानबूझकर कदम नहीं उठाएगा। लेकिन मैंने तो अच्छी खासी समझदार तेजोतर्रा लड़कियों को आवारागर्दी करते देखा था। दूसरी विचारधारा थी कि रुपए, पैसे, ऐशो आराम का जीवन, कीमती भेंटों का लालच, रोमांस की खोज, साहसिक कार्य करने की अभिलाषा या मात्र उकताहट या पर्दे के बंधनों के बाद स्वतंत्रता के वातावरण में प्रवेश कर पुराने बंधनों से विद्रोह इस आवारगी के कुछ कारण हैं। ये सब बातें अवश्य होंगी, अन्यथा और क्या कारण हो सकता है। मैं अपनी पहली तिमाही परीक्षा से छूटी थी कि खुश वक्त भी आ पहुंचा। उसने मुझे लेबोरेटरी में फ़ोन किया कि मैं नरूला में 6 बजे उससे मिलूं। मैंने ऐसा ही किया। वो कैथरीन को अपने माँ बाप के पास छोड़कर एक सरकारी काम से दिल्ली आया था। इस बार हम हवाई जहाज़ से 1 सप्ताह के लिए बम्बई चले गए। इसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने मिलना होता रहा। 1 साल बीत गया। इस बार जब वो दिल्ली आया तो उसने अपने एक निकटतम मित्र को मुझे लेने के लिए मोटर लेकर भेजा, क्योंकि वो लखनऊ से लाहौर जाते हुए पालम पर कुछ घंटों के लिए ठहरा था। ये मित्र दिल्ली के एक बहुत बड़े मुसलमान व्यापारी का लड़का था। लड़का तो खैर नहीं कहना चाहिए, उस समय वो 40 के पेटे में रहा होगा। बीवी बच्चों वाला, ताड़ सा कद, बेहद गलत अंग्रेजी बोलता था, काला, बदसूरत, बिल्कुल चिड़ी मार की शक्ल और होशो हवास ठीक ठाक। खुश वक्त इस बार दिल्ली से गया तो फिर कभी वापस ना आया, क्योंकि अब मैं फ़ारूक की पत्नी बन चुकी थी। फ़ारूक के साथ अब मैं उसकी मंगेतर की हैसियत से बाकायदा दिल्ली की ऊंची सोसाइटी में शामिल हो गई। मुसलमानों में तो 4 शादियां तक उचित हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात न थी। अर्थात धर्म की दृष्टि से कि वो अपनी अनपढ़ अधेड़ उम्र की पत्नी के होते हुए एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, जो 4 आदमियों में ढंग से बैठ सके, और फिर धनिक वर्ग में सब कुछ उचित है। ये तो हमारे मध्यम वर्गीय समाज के ही नियम है कि ये ना करो, वो ना करो। लंबी छुट्टियों के दिनों में फ़ारूक ने भी मुझे खूब सैर कराई। कलकत्ता, लखनऊ, अजमेर, कौन सी जगह थी जो मैंने उसके साथ ना देखी। उसने मुझे हीरे जवाहरात के गहनों से लाद दिया। अब्बा को लिख भेजती थी कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ टूर पर जा रही हूँ, या अमुक स्थान पर साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी शिक्षा का रिकॉर्ड ऊंचा रखने की धुन थी। फाइनल परीक्षा में मैंने बहुत ही खराब पर्चे किए और परीक्षाएं समाप्त होते ही घर चली गई। उन्हीं दिनों दिल्ली में गड़बड़ी शुरू हुई और लड़ाई झगड़ों का भूचाल आ गया। फ़ारूक ने मुझे मेरठ पत्र लिखा कि तुम अविलंब पाकिस्तान चली जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। मेरा पहले से ही ये इरादा था। अब्बा भी बेहद परेशान थे और यही चाहते थे कि इन हालात में मैं हिंदुस्तान में न रुकूं। यहाँ मुसलमान लड़कियों की इज्जतें निश्चित रूप से खतरे में हैं। पाकिस्तान अपना इस्लामी देश था, उसकी तो बात ही क्या थी। अब्बा ज़मीन जायदाद वगैरह के कारण अभी देश छोड़कर नहीं जा सकते थे। मेरे दोनों भाई बहुत छोटे छोटे थे और अम्मा जान के स्वर्गवास के बाद अब्बा ने उनको मेरी फूफी के पास हैदराबाद दक्कन भेज दिया था। मेरा परिणाम निकल चुका था और मैं तीसरी श्रेणी में पास हुई थी। मेरा दिल टूट गया। जब बवालों का जोर कुछ कम हुआ तो मैं हवाई जहाज़ से लाहौर आ गई। फ़ारूक मेरे साथ आया। उसने ये कार्यक्रम बनाया था कि अपने कारोबार की एक ब्रांच पाकिस्तान में स्थापित करके लाहौर उसका हेड ऑफिस रखेगा। मुझे उसका मालिक बनाएगा और वहीं मुझसे शादी कर लेगा।
वो दिल्ली छोड़ नहीं रहा था क्योंकि उसके बाप दादे बड़े उदारवादी विचारों के आदमी थे। योजना ये बनी कि वो हर दूसरे तीसरे महीने दिल्ली से लाहौर आता रहेगा। लाहौर अफरा तफरी थी। यद्यपि एक से एक अच्छी कोठी अलॉट हो सकती थी, लेकिन फारूक यहाँ किसी को जानता न था। बहरहाल संत नगर में एक छोटा सा मकान मेरे नाम अलॉट करा के उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया और मेरी देखभाल सहायता के लिए अपने एक दूर के रिश्तेदार कुटुंब को मेरे पास छोड़ दिया, जो शरणार्थी होकर लाहौर आया था और मारे मारे फिर रहा था। मैं जीवन के इस अचानक परिवर्तन से इतनी हक्की बक्की थी कि मेरी समझ में न आता था कि क्या हो गया। कहाँ अविभाज्य भारत की वो भरपूर दिलचस्प रंगारंग दुनिया, कहाँ सन 48 के लाहौर का वो छोटा और अंधेरा मकान। देश त्याग, अल्लाह अकबर, मैंने कैसे कैसे दिल हिला देने वाले दिन देखे हैं। मेरा मस्तिष्क इतना खोखला हो चुका था कि मैंने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। रुपए पैसे की ओर से चिंता न थी क्योंकि फारूक मेरे नाम 10,000 रुपये जमा करा गया था, सिर्फ 10,000। वो स्वयं करोड़ों का आदमी था, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ ना आता था और अब भी नहीं आता। दिन बीतते गए। मैं सुबह से शाम तक पलंग पर पड़ी फारूक की मौसी या नानी, जो कुछ भी हों, वे बड़ी थीं। उनके देश त्याग की आपत्तियों की राम कहानी और उनकी साबकाए इमारत के किस्से सुना करती और पान पर पान खाती या उनकी पढ़ने वाली बेटी को अलजबरा ज्योमेट्री सिखाया करती। उनका बेटा बराए नाम फारूक के कारोबार की देखभाल कर रहा था। फारूक साल में 5-6 चक्कर लगा लेता और अब लाहौर का जीवन धीरे धीरे साधारण होता जा रहा था। उसके आने से मेरे दिन कुछ अच्छी तरह कटते। उसकी मौसी बड़े प्रयत्न से दिल्ली के खाने तैयार करती। मैं मॉल के हेयर ड्रेसर के यहाँ जाकर अपने बाल सेट करवाती। शाम को हम दोनों जिम खाना क्लब चले जाते और वहाँ एक कोने की मेज़ पर बियर के गिलास सामने रखे फारूक मुझे दिल्ली की घटनाएँ सुनाता। वो बेथके बोले जाता या कुछ देर के लिए चुप होकर कमरे में आने वाली अजनबी सूरतों को देखता रहता। उसने शादी की कभी कोई चर्चा नहीं की। मैंने भी उससे नहीं कहा। मैं अब उकता चुकी थी। किसी चीज़ से कोई अंतर नहीं पड़ता था। जब वो दिल्ली चला जाता तो हर 15वें दिन मैं अपनी कुशलता का पत्र और उसके कारोबार का हाल लिख भेजती और लिख देती कि इस बार आए तो कनॉट प्लेस या चांदनी चौक की अमुक दुकान से अमुक अमुक प्रकार की साड़ियाँ लेता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी साड़ियाँ नापैद हैं। एक दिन मेरठ से चाचा मियाँ का पत्र आया कि अब्बा जान का स्वर्गवास हो गया। जब हमदे मरसल न रहे तो कौन रहेगा। मैं मनोभावों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन अब्बा मुझ पर जान छिड़कते थे। उनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख हुआ, सदमा हुआ। फारूक ने मुझे बड़े प्यार से दिलासा भरे पत्र लिखे तो तनिक ढांढस बंधी। उसने लिखा, नमाज पढ़ा करो, बहुत बुरा वक्त है, दुनिया में काली आंधी चल रही है, सूरज 1.5 बलम पर आया चाहता है, एक पल का भरोसा नहीं। सारे व्यापारियों की तरह वो भी बड़ा धार्मिक और अंधविश्वासी था। नियम पूर्वक अजमेर शरीफ जाता, नजूमियों, रम्मानों, पंडितों, सियानों, पीरों, फ़कीरों, शकुन अपशकुनों, सपनों का परिणाम अर्थात प्रत्येक चीज़ में विश्वास करता था। 1 आध महीने मैंने नमाज भी पढ़ी, लेकिन जब मैं सिजदा करती तो जी चाहता कि ज़ोर ज़ोर से हंसूं। देश में साइंस की प्राध्यापिकाओं की बड़ी मांग थी। जब मुझे एक स्थानीय कॉलेज वालों ने बहुत विवश किया तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। यद्यपि टीचरी करने से मुझे सख्त नफरत थी। कुछ समय बाद मुझे पंजाब के एक पिछड़े ज़िले के गर्ल्स कॉलेज में बुला लिया गया। कई साल तक मैंने वहाँ काम किया। मुझसे मेरी शिष्याएँ प्रायः पूछती, हाय अल्लाह तनवीर, आप इतनी प्यारी सी हैं, आप अपने करोड़पति मंगेतर से शादी क्यों नहीं कर लेती। इस प्रश्न का स्वयं मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं था। ये एक नया देश था, नए लोग, नया सामाजिक जीवन। यहाँ किसी को मेरे भूतकाल के बारे में पता न था। कोई भी भला आदमी मुझसे शादी करने को तैयार हो सकता था, लेकिन भले आदमी, सुंदर सीधे सभ्य लोग मुझे पसंद ही नहीं आते थे। मैं क्या करती। दिल्ली के किस्से दिल्ली में ही रह गए और फिर मैंने ये देखा है कि एक से एक हर्राफा लड़कियाँ अब ऐसी सदाचारणी बनी हुई हैं कि देखा ही कीजिए। स्वयं 8th हरीराम और रानी खान के उदाहरण मेरे सामने थे। अब फारूक भी कभी कभी आता। हम लोग इस तरह मिलते जैसे 20 साल के पुराने विवाहित पति पत्नी हैं, जिनके पास सबके सब नए विषय खत्म हो चुके हैं और अब शांति, विश्राम और ठहराव का समय है। फारूक की बेटी की अभी हाल ही में दिल्ली में शादी हुई है। उसका पति ऑक्सफोर्ड जा चुका है, पत्नी को स्थायी रूप से दमा रहता है। फारूक ने अपने व्यवसाय की शाखाएं बाहर कई देशों में फैला दी हैं। नैनीताल में नया मकान बनवा रहा है।
फारूक अपने ख़ानदान के किस्से, व्यवसाय की बातें मुझे विस्तार से सुनाया करता और मैं उसके लिए पान बनाती रहती। एक बार मैं छुट्टियों में कॉलेज से लाहौर गई तो फारूक के पुराने दोस्त सैयद वकार हुसैन खां से मेरी भेंट हुई। लंबा कद, मोटे ताजे, काले तवे जैसा रंग, उम्र में 45 के लगभग, अच्छे खासे देवपुत्र मालूम होते। उनको पहली बार मैंने नई दिल्ली में देखा था, जहाँ उनका डांसिंग स्कूल था। ये रामपुर के एक शरीफ घराने के इकलौते बेटे थे। बचपन में घर से भाग गए, सर्कस वालों और थिएटर कंपनियों के साथ देश विदेश घूमे, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, लंदन, जाने कहाँ कहाँ। अनगिनत जातियों और नस्लों की स्त्रियों से शादियां रचाईं। उनकी वर्तमान पत्नी उड़ीसा के एक मारवाड़ी महाजन की लड़की थी, जिसको एक कलकत्ता से उड़ा लाए थे। 12-15 साल पहले मैंने उसे दिल्ली में देखा था। सांवली सांवली सी मझले कद की लड़की थी। उसकी शक्ल पर अजीब तरह का दर्द बरसता, मगर सुना था कि बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर इधर उधर भाग जाती, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाती। खां साहब ने कनॉट सर्कस की एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में अंग्रेजी नाच सिखाने का स्कूल खोल रखा था, जिसमें वे, उनकी पत्नी, 2 एंग्लो इंडियन लड़कियां स्टाफ में शामिल थीं। महायुद्ध के दौरान उनके स्कूल पर खूब धन बरसा। सुना था कि वकार साहब की पत्नी महासती अनुसुईया का अवतार हैं कि उनके पति आज्ञा देते हैं कि अमुक अमुक लड़की से बहनापा गांठो और उसे मुझसे मिलाने के लिए ले आओ, और वो नेक वक्त ऐसा ही करती। एक बार वो हमारे हॉस्टल भी आई और कुछ लड़कियों के सिर हुई कि वो उसके साथ चलकर 12 खंबा रोड पर चाय पिएं। भारत विभाजन के बाद वकार साहब उनके कथनानुसार लुट लुटाकर लाहौर आ पहुँचे थे और मॉल रोड के पीछे एक फ्लैट अलॉट करा के उसमें अपना स्कूल खोल लिया था। शुरू में तो कारोबार मंदा रहा, दिलों पर मुर्दनी छाई हुई थी, नाचने गाने का कैसे होश था। इस फ्लैट में भारत विभाजन से पूर्व आर्य समाजी हिंदुओं का संगीत विद्यालय था। लकड़ी के फर्श का हॉल, बंगले में 2 छोटे छोटे कमरे, गुसलखाना, रसोई घर, सामने लकड़ी की बालकनी और टूटा फूटा हिलता हुआ जीना। भारत माता संगीत विद्यालय का बोर्ड बालकनी के जंगले पर अब तक टेढ़ा लटका हुआ था। उसे उतारकर वकारंज स्कूल ऑफ बॉलरूम एंड टब डांसिंग का बोर्ड लगा दिया गया। अमेरिकन फिल्मी पत्रिकाओं से काटकर जैन केली, फरीदा स्टीयर, फ्रैंक सिंट्रा, डोर्स डे आदि के रंगीन चित्र हॉल की पुरानी और कमज़ोर दीवारों पर लगा दी गईं और स्कूल चालू हो गया। रिकॉर्डों का छोटा सा पुलंदा खां साहब दिल्ली से साथ लेते आए थे। ग्रामोफोन और सेकंड हैंड फर्नीचर फारूक से रुपया कर्ज लेकर उन्होंने यहाँ खरीद लिया। कॉलेज के मनचले नौजवान और नई अमीर बनी सोसाइटी की नई फैशनेबल बेगमों को खुदा सलामत रखे। 2-3 साल में उनका कारोबार खूब चमक गया। फारूक की मित्रता के कारण मेरा और उनका संबंध कुछ भाभी और जेठ का सा हो गया। वे प्रायः मेरी कुशल क्षेम पूछने आ जाते। उनकी पत्नी घंटों पकाने, रांधने, सीने पिरोने की बातें किया करती। बेचारी मुझसे बिल्कुल देवरानी जैसा स्नेह का व्यवहार करती। ये पति पत्नी निसंतान थे। बड़ा उदास, बेरंग, बेतुका सा बेलगाव जोड़ा था। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। कॉलेज में नई अमरीकी प्लेटनिक चढ़ी थी। प्रिंसिपल से मेरा झगड़ा हो गया। अगर वो शेर तो मैं सवा शेर। मैं स्वयं कौन अब्दुल हुसैन तानाशाह से कम थी। मैंने इस्तीफ़ा कॉलेज कमेटी के सिर पर मारा और फिर संत नगर लाहौर वापस आ गई। मैं पढ़ाते पढ़ाते उकता चुकी थी। मैं वजीफ़ा लेकर पीएचडी के लिए बाहर जा सकती थी, लेकिन इस इरादे को भी कल पर टालती रही। कल अमेरिकनों के दफ्तर जाऊंगी जहां वे वजीफ़े बांटते हैं। कल ब्रिटिश काउंसलिंग जाऊंगी। कल शिक्षा मंत्रालय में स्कॉलरशिप का प्रार्थना पत्र भेजूंगी। अधिकतर समय बीत गया कि क्या करूंगी। कहीं बाहर जाकर कौन से गढ़ जीत लूँगी। मुझे जाने किस वस्तु की प्रतीक्षा थी, मुझे खुद पता नहीं। इसी बीच एक दिन वकार भाई मेरे पास बड़े निराश होकर आए और कहने लगे, तुम्हारी भाभी के दिमाग में फिर कीड़ा उठा। वो वीज़ा बनवा कर हिंदुस्तान चली गई और अब कभी नहीं आएगी। वो कैसे? मैंने तनिक लापरवाही से पूछा और उनके लिए चाय का पानी स्टोव पर रख दिया। बात यह हुई कि मैंने उन्हें तलाक दे दिया। उनकी ज़ुबान बहुत बढ़ गई थी, हर समय टर 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 टर। फिर उन्होंने सामने बिछे पलंग पर बैठकर शुद्ध पत्तियों वाले ढंग से अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायतों का दफ्तर खोल दिया और स्वयं को निरपराध करने की कोशिश में व्यस्त हो गए। मैं बेपरवाही से वो सारी कथा सुनती रही। जिंदगी की हर बात एकदम बेरंग, महत्वहीन, अनावश्यक और निरर्थक थी।
कुछ समय बाद वे मेरे यहाँ आकर बड़बड़ाए, नौकरों ने नाक में दम कर रखा है, तुमसे कभी इतना भी नहीं होता कि आकर तनिक भाई के घर की दशा ही ठीक कर जाओ। नौकरों के कान उमेठो, मैं स्कूल भी चलाऊं और घर भी। उन्होंने इस ढंग से शिकायत भरे लहजे में कहा जैसे उनके घर का प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है। कुछ दिनों बाद मैं अपना सामान बांधकर वकार साहब के कमरों में जा पहुंची और नृत्य सिखाने के लिए उनकी असिस्टेंट भी बन गई। इसके महीने भर बाद पिछले रविवार को वकार साहब ने एक मौलवी बुलवाकर अपने 2 चिरकुटों की गवाही में मुझसे निकाह पढ़वा लिया। अब मैं दिन भर कामकाज में व्यस्त रहती हूँ। मेरा रूप सौंदर्य भूतकाल की राम कहानियों में शामिल हो चुका है। मुझे शोर शराबे, पार्टियाँ, हंगामे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन घर में हर समय चार चार किल्लियों और रॉक का शोर मचा रहता है। बहरहाल यही मेरा घर है। मेरे पास इस समय कई कॉलेजों में केमिस्ट्री पढ़ाने के ऑफ़र हैं, मगर भला कहीं पारिवारिक धंधों से फुर्सत मिलती है? नौकर का ये हाल है कि आज रखो कल गायब। मैंने अधिक की अभिलाषा कभी नहीं की, केवल इतना चाहा कि एक औसत दर्जे की कोठी हो और सवारी के लिए मोटर, ताकि आराम से आ जा सकें। समान स्तर वाले लोगों में लज्जित न होना पड़े। 4 मिलने वाले आएँ तो बैठाने के लिए ठीक सी जगह हो बस। इस समय हमारी 1,500-2 हज़ार रुपये की आय है, जो पति पत्नी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। आदमी अपने भाग्य से संतुष्ट हो जाए तो सारे के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। शादी हो जाने के बाद लड़की के सिर पर छत सी पड़ जाती है। आजकल की लड़कियां जाने किस रौ में बह रही हैं, किस तरह ये हाथों से निकल जाती हैं। जितना सोचो अजीब सा लगता है और आश्चर्य होता है। मैंने तो कभी किसी से बनावटी प्यार तक नहीं किया। खुशवक्त, फारूक और इस 50 वर्षीय कुरूप और भोंडे आदमी के अतिरिक्त जो मेरा पति है, मैं किसी चौथे आदमी से परिचित तक नहीं। मैं शायद बदमाश तो नहीं थी, न जाने मैं क्या थी और क्या हूँ। रेहाना, सईदा, प्रभा और ये लड़की जिसकी आंखों में मुझे देखकर डर पैदा हुआ, शायद वे मुझसे अच्छी तरह मुझसे परिचित हों। अब खुशवक्त को याद करने से क्या फ़ायदा? समय बीत चुका, जाने कब तक वो ब्रिगेडियर मेजर जनरल हो चुका हो, आराम की सीमा पर चीनियों के विरुद्ध मोर्चा लगाए बैठा हो, या हिंदुस्तान की किसी हरी भरी सुंदर छावनी के मेस में बैठा मूँछों पर ताव दे रहा हो और मुस्कुराता हो। शायद वो अब कश्मीर मोर्चे पर मारा जा चुका हो, क्या मालूम। अंधेरी रातों में मैं चुपचाप आंखें खोल पड़ी रहती हूँ। विज्ञान ने हमें वर्तमान युग के बहुत से रहस्यों से परिचित करा दिया है। मैंने केमिस्ट्री पर अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, पहरों सोचा है, पर मुझे बड़ा डर लगता है। खुशवक्त सिंह, तुम्हें अब मुझसे मतलब? अभी आप सुन रहे थे कुरुतुल एन हैदर अर्थात एनी आपा की लिखी हुई कहानी पतझड़ की आवाज़। अपने देश के पुराने और नामी साहित्यकारों की रचनाओं से और साहित्यकारों से मैं आपको अपने चैनल पर परिचित कराती रहूँगी। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आप मेरे चैनल के परिवार के स्थायी सदस्य बन जाते हैं, जो मेरे लिए खुशी की बात होती है। धन्यवाद।